ओम्स लॉ की बात करें तो जैसे ही हमारे ओम्स नाम के एक योद्धा हैं जिन्हें हम बोलते हैं वीर, प्यार से हम इन्हें बोलते हैं वीर, लो हो गया आपका ओम्स लॉ। वीर क्या होता है? वी आपका होता है वोल्टेज, आई आपका होता है करंट एंड आर आपका होता है रेजिस्टेंस। वोल्टेज और करंट तो आप सुन चुके हो पहले ही, रेजिस्टेंस एक नया टर्म है जिसे अब अभी हम समझेंगे। तो वीर कैसे हुआ? V इज इक्वल्स टू आई आर आपका होता है ओम्स लॉ। जब जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और रेजिस्टेंस के, उसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। अब आपको मैं कुछ टर्म समझाती हूँ, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस, करंट और उसको करंट और वोल्टेज को तो आप जानते ही हो। रेजिस्टेंस आपका वो होता है जो करंट को रजिस्ट करता है, यानी कि रोकता है। तो जो रजिस्ट करता है, रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है यानी कि रोकता है, उसे हम बोलते हैं रजिस्टेंस। तो आप ये वाली चीज़ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके रजिस्टेंस को, मतलब रजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। अब आपका पहला होता है लेंथ, इससे हम रजिस्टेंस का फॉर्मूला पता करेंगे। पहला होता है लेंथ। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कोई एक वायर है, यहाँ पे आपका करंट को फ्लो होकर जाना है और यहाँ पे आप देखोगे कि जगह जगह, पहले हम इसको आपका एक कहानी के थ्रू समझते हैं। ये आपकी एक कोई गली है आपके घर की, आपको मार्केट जाना है, ये आपका घर है और यहाँ मार्केट से थोड़ा दूर हटके ये आपकी कोई शॉप है, यहाँ पे आपको कुछ सामान मम्मी ने मंगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चलोगे और बीच में आपके यहाँ गली में, यहाँ गली में, यहाँ गली में और यहाँ गली में और यहाँ गली में, यहाँ पे आपके डॉगीज़ बैठे हुए हैं, ठीक है, कुत्ते बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपका निकलना मुश्किल होगा या फिर इजी होगा? अगर गली लेंथ उसकी लंबी है पर उसकी चौड़ाई है वो बहुत पतली है और यहाँ पे आपके जगह जगह पे आपके रेजिस्टेंस हैं, यानी कि आपके डॉगीज़ बैठे हुए हैं एक तरीके से, और आपको डॉगीज़ से बहुत डर लगता है, तो क्या आप यहाँ से ईजिली निकल पाओगे या फिर नहीं? तो आपका आंसर एक ही होगा कि भाई डॉगीज़ से हमें डर लगता है तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इससे पता चलता है कि जब लेंथ ज़्यादा होगी तो आपकी कठिनाइयाँ ज़्यादा होंगी। कठिनाइयाँ मतलब करंट के लिए रेजिस्टेंस, उसको रोकने वाले जो वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी फैक्टर्स होंगे वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे जब लेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका जब लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी आपका ज़्यादा पाया जाएगा। इस चीज़ से आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब जो गली है किसी के घर की वो बहुत लंबी है, आई मीन चौड़ी है, लंबी तो वो थी, ये चौड़ी है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको हम ले लेते हैं कि एरिया के टर्म्स पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, यहाँ का एरिया ज़्यादा है। अब आपको जाना है, जैसे आपको एक यहाँ डॉगी बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, इस तरीके से बैठा है और आप जा सकते हो। तो आप यहाँ से जा रहे हो तो आप देखोगे यार डॉगी है, तो आप इधर मुड़ जाओगे, अब इधर की साइड मुड़कर यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से आप बीच में से ऐसे निकल सकते हो। ज़रूरी नहीं है वो आपको छेड़ें क्योंकि आपका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से आप लेंथ के कंपैरिजन में एरिया वाले पार्ट में आप अच्छे से यहाँ से निकल के जा सकते हो। उसके कंपैरिजन में यहाँ से निकलना आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि जो इसका एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है और लंबाई भी इतनी नहीं है जितनी उसकी। तो अब आप जो दुकान से सामान लेने जा रहे हो वो आप इजीली लेके आ सकते हो। तो इसका मतलब जब एरिया ज़्यादा होता है तो आपका कठिनाइयाँ कम होती हैं, रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आप एक और चीज़ देखोगे कि जो आपका कंडक्टर, आप स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हो, कंडक्टर और इंसुलेटर आपकी प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है मेटल की कि कैसा मटेरियल है आपका।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कंडक्टर होते हैं, हम बोलते हैं कि वो इजीली पास हो जाने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो यहाँ पे आपका ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस यहाँ पे कम रहता होगा, जो कि करंट को इजीली फ्लो हो जाने देता है, तो उसके लिए कठिनाइयाँ यहाँ पे कम रहती हैं। अगर कंडक्टर का बना होगा कोई मटेरियल तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा, और इंसुलेटर का बना होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो ये उसकी कंडक्टर और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी क्या होगी वो हम अभी थोड़ा आगे समझेंगे। और एक आपको होता है सेमी कंडक्टर, जो कि बीच का होता है। यहाँ पे ओके वो निकल भी पाएगा और नहीं भी निकल पाएगा, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन होता है सेमी कंडक्टर, ठीक है, जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे मटेरियल हो गया, लेंथ हो गया और एरिया हो गया। इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को हम डोनेट करते हैं आर से। रजिस्टिविटी अभी मैंने एक टर्म लिया था जिसको हम इससे डोनेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और रजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। तो इस तरीके से आपका पूरा रजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख कर आता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, बट इसकी यूनिट की बात करें तो वो आपकी होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। ओम इसकी यूनिट होती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ें तो रजिस्टिविटी की मैंने बताया था कि अब इसकी बात करेंगे कि ये होती क्या है। तो रजिस्टिविटी को हम देखें तो इसकी यूनिट हम जब निकालते हैं तो हम देखते हैं, जब हमने देखा R = रो L/A। रजिस्टिविटी होती ये है कि जब कोई कंडक्टर होता है, जैसे कि वो कम रजिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी रजिस्टिविटी कम है। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये वो बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है। तो क्यों हम बोल रहे हैं उसको? क्योंकि वो रेस्पॉन्स अच्छा करता है क्लास में, और वो सारे आंसर्स के सारे जो उसको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स अच्छे से करता है। इसका मतलब वो होशियार क्यों है? क्योंकि उसके अंदर दिमाग ज़्यादा है। और ऐसे ही इंसुलेटर करंट को रोकता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर रजिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी अच्छी रजिस्टिविटी है वो। तो इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। रजिस्टिविटी वो होती है जो ज़्यादा रजिस्टेंस को शो करती है। जो कंडक्टर होते हैं, जो उनकी रजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो कंडक्टर जो होता है उसमें जो रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है करंट को, वो कम होती है। और जो इंसुलेटर होता है उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो करंट को बहुत हाईली रजिस्ट करती है। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वो विशेषण और विशेषता वाली बात है इसमें। तो यहाँ पे आप जब रजिस्टिविटी की यूनिट निकालने आओगे तो आप देख सकते हो कि आपकी जो लेंथ होती है उसकी यूनिट आपकी होती है मीटर, पढ़ा होगा छोटी क्लास में। और जो आपकी एरिया की यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। एक मीटर से दूसरे मीटर को जब हम काटेंगे तो ऊपर का मीटर गया और नीचे का मीटर बच गया। और आपकी जो ये रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है? इसको बिगाड़ो, ओम। क्या होती है? ओम। जब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रो जो आपका आ गया वो आ गया ओम मीटर। क्या आ गया? ओम मीटर। इसका मतलब ओम मीटर आपकी रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो रजिस्टिविटी की। और ये एग्ज़ाम में आपका ये वाला डेरिवेशन आ सकता है 1 या फिर 2 नंबर में। तो आप इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपका इस तरीके से होता है। जो हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? जब आपके इस तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो कि आपके करंट को रोक रहे होते हैं, रजिस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं या आपके सीरीज़ में लगे हुए हैं। और अगर हम इन रेजिस्टेंस को इस तरीके से लगा दें तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका कट आ गया, एक तरीके से यहाँ पे आपका जॉइंट आ गया। तो जब जॉइंट देखने को मिले वहाँ पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और जो एकदम लाइंस एकदम अच्छे से, अब इसको भी हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ही कहेंगे, पैरेलल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका जॉइंट देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे भी आपका ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन दोनों हो जाएंगे और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब इनके हम डेरिवेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज़ वाले डेरिवेशन को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका R जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका R टोटल = R1, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R2 + R3 एंड सो ऑन।
तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आना चाहिए। आइए इसको देखते हैं कि ये कैसे डेरिवेट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जब आपका जो सीरीज़ होता है, सीरीज़ में जो अब आपका कोई कॉम्बिनेशन लगा हुआ होता है, तो आप देखोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप सपोज़ करो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस इस तरीके से आपके रोज़ में, यहाँ पे रॉ में आपके फ्लावर प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स नहीं प्लांट्स लगे हुए हैं इस तरीके से, और कुछ आपके लंबे लगे हुए हैं। यानी आप यहाँ पे खड़े हो, एक बार आप यहाँ पे खड़े हो। अब मुझे बताना, अगर आपके पास एक ही पाइप है और आप एक बार में सबके पास भेज सकते हो जो पानी है, या फिर सिर्फ एक के पास भेज पाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आपके इस तरीके से सीक्वेंस में लगे हुए या अलग अलग लाइन में है, तो आप या तो इसमें डाल पाओगे पानी या इसमें डाल पाओगे, या फिर यहाँ आके आप इसमें डाल पाओगे या इसमें या फिर इसमें। अब एक एक करके ही एक चीज़ में पानी डाल पाओगे। बट जब आप ये लाइन में एक साथ खड़े हो सीरीज़ में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एकदम से धारा बहेगी पानी की। आप सारे प्लांट्स को यहाँ पे पानी दे सकते हो। आई नो अच्छे से नहीं दे सकते, बट आप एक तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि इमेजिनेशन पावर बनाइए। जब लाइन में एक सीरीज़ में जब प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप उनको एक साथ जो पानी है वो दे पा रहे हो एज़ कम्पेयर टू द इधर वाली साइड। तो यहाँ पे भी यही वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा। पानी को हम लेंगे एज अ करेंट। तो जब हम उसको एज अ करेंट कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका करेंट होता है, जो आई होता है, वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब करंट को कांस्टेंट क्यों लेंगे? जब पानी लगा तो सब में कांस्टेंट लगा, यहाँ पे सब में सेम पानी लग गया। यहाँ पे अलग 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 देते तो अलग अलग पानी लगता, या एकदम से पानी दिया तो सब में सेम पानी लग गया, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट रहा। तो करंट जो था वो सीरीज़ में कांस्टेंट रहा। और जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा? वेरिएबल। और आपका ओम्स लॉ में आपने वी पढ़ा ही है, V = IR। इस फॉर्मूले से हम इनको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम उन्हीं की बात करेंगे जो वेरिएबल होंगे, उनको हम यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करके चलेंगे। तो VT की यहाँ पे ज़्यादा वाह होगी, उनकी बात ज़्यादा हम करेंगे। जैसे हमारे 3 रजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V1, V2 और V3 इनके अकॉर्डिंग हम इनको ले लेंगे, ठीक है। तो V को हम यहाँ पे रख लेंगे। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? IR। तो क्या हम V की जगह IR रख लें तो गलत होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो IR टोटल IR1 प्लस, अब I1 क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि I तो सबके लिए कांस्टेंट है, वो तो किसी के लिए अलग रहता नहीं है, तो इसलिए हम I को सिर्फ I ही रखेंगे। यहाँ पे हम I1 और R1 नहीं लेंगे, IR3 ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ ये कांस्टेंट है, तो इसको काट के लोगों ने फेंक दिया, क्योंकि सबके लिए कांस्टेंट रहता है, तो इसको लोग कुछ समझते ही नहीं है। तो इसको तू भाग यहाँ से, इसको कोई समझ ही नहीं रहा है, इसको काट के फेंक दिया। लास्ट में क्या बचता है? बचता है तो बस उसका रजिस्टेंस R1 + R2 + R3। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। जस्ट अपोजिट आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन होता है, यहाँ पे I होता है वो वेरिएबल बन जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पिछली बार उसको काट कर फेंक दिया गया था और उसकी कोई इज्जत नहीं की गई थी, तो वो सबके लिए अलग रहता है इस बार। और वोल्टेज कहता है एक बार मैं कांस्टेंट रहने के मज़े लेता हूँ। आप देखते हो ना, आप दूसरों की लाइफ से ज़्यादा खुश रहते हो, आपको लगता है कि आप खुश नहीं हो, तो वो कांस्टेंट बन जाता है, वो वेरिएबल बन जाता है। यहाँ पे I की वाह हो रही है क्योंकि वो इस बार वेरिएबल बन के आया है। तो I1, I2 और I3। V = IR। वीर से हमने सीखा था कि जब हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो V/R यहाँ पे हो जाएगा = I। क्रॉस करना तो आपको आता ही होगा इतना तो I की जगह अगर हम V/R रख दें तो हमें कोई गलत बोलेगा? जी नहीं, हमें कोई गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि हम सही हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो आना चाहिए वो तो मैंने बताया ही नहीं, सॉरी। जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये फॉर्मूला हमारा डेरिवेट होके आना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे V/R हमारा टोटल आ चुका है। V की जगह हम V ही रखेंगे हर जगह, क्योंकि V तो सबके लिए कांस्टेंट है, उसको काट कर लोग फेंक देंगे।
तो यहाँ पे हमारा R3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो इसको लोगों ने काट कर फेंक दिया और यहाँ पे बचता है 1/RT 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डेरिवेट हो जाता है यहाँ से। तो इसका आप यहाँ पे लिखें, इसको उठाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्मूला सीरीज़ एंड पैरेलल का। तो सीरीज़ का आपका फॉर्मूला हो जाता है RT इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जब ये इस तरीके से लगे हों। और आपका पैरेलल का हो जाता है 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जब आंसर आ जाता है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे आपका आंसर आया है 1/3 तो हम उसका आंसर लिखेंगे 3, क्योंकि RT तो हमारा 3 आएगा ना, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये चीज़ हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, जब कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का आपका होता है। आई होप आप ये वाली चीज़ यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। किसको? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम देखते हैं आपका H जो होता है हीट, वो होता है आपका 3 चीज़ों के प्रोपोर्शनल, I² RT। यहाँ पे हम RT की बात करते हैं। RT I 2 बार लेते हैं और R एक बार होता है और T एक बार होता है। मीन्स यहाँ पे जो हीट होती है वो I का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब इस चीज़ को हमने कैसे डिराइव करा, मतलब अब इस चीज़ का हम डेरिवेशन करके देखेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये आपके यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस चीज़ को हम प्रूफ कर दे। भाई प्रूफ दो, तुम कैसे आए, हम कैसे जान लें कि तुम ऐसे हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका, इसको साफ कर लेते, H इज इक्वल्स टू I² RT। अब इसका यहाँ पे हम प्रूफ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल्स टू W/Q। तो यहाँ से आप इसको, आपको चाहिए W, वर्क डन। वर्क डन जब आप निकालना चाहोगे तो वर्क डन को आप कैसे निकालोगे, W इज इक्वल्स टू, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे V इंटू Q। अब यहाँ पे आप इसको साइड उठा के रख दोगे। उसके बाद आप करंट का फॉर्मूला इसमें देखोगे कि I इज इक्वल्स टू Q/T, और इसमें आप देखोगे कि Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। इसका भी सेम चीज़ हमने करी है और अब इसको भी हम उठा के यहाँ पे रख लेंगे। अब आप इस पहले वाले फॉर्मूले को देखोगे, ये था आपका W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। अगर आप Q की जगह I इंटू T रख दो तो क्या वो गलत होगा? जी नहीं, वो गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। हमने Q की जगह सिर्फ हमने IT को रखा है, तो V इंटू I इंटू T। अब हम ओम्स लॉ को रखेंगे यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर हम IR रखते हैं V की जगह पर तो क्या वो गलत होगा? जी नहीं, वो गलत नहीं होगा। तो W इज इक्वल्स टू V की जगह पे IR इंटू IT। I दोनों दोस्त मिल गए, उनको एक साथ रख दिया और RT एक दूसरे के साथ आ गए। तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू I² RT। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, तो E इज इक्वल्स टू I² RT रख दें तो गलत नहीं होगा। और जितनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करवाएंगे उतनी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे H इज इक्वल्स टू I² RT रख दें तो वो भी गलत यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका यहाँ से ये फॉर्मूला डेरिवेट हो जाता है। आई होप ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। H इज इक्वल्स टू I² RT कैसे आया, 3 फॉर्मूले लगे। W इज इक्वल्स टू V इंटू Q, जिसको हमने V इज इक्वल्स टू W/Q से निकाला था। फिर उसमें हमने I का फॉर्मूला रख दिया IT, तो वो हो गया VIT विट। उसके बाद हमने V की जगह पे IR रख दिया, तो यहाँ पे हो गया IR IT, और यहाँ पे ही हो जाएगा I² RT।
और हम W इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एच यहाँ पे ले के चलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वर्क डन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा एनर्जी खर्च होगी, जितनी ज़्यादा हमसे मम्मा काम करवाएंगी, हमारी एनर्जी खर्च करवाएंगी, उतना ज़्यादा हमें गुस्सा आएगा और हम हीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और कुछ आपके छोटा सा एक टॉपिक रह गया है पावर का। पावर का आपका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T टाइम, जिसे हम E अपॉन T भी बोल देते हैं। अब P इज इक्वल्स टू W अपॉन T को हम यहाँ पे देखते हैं कि इससे हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब वो सेम फार्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q हम रखेंगे। W की जगह हम यहाँ पे W इज इक्वल्स टू V इंटू Q रख देंगे और V इंटू Q को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T में P इज इक्वल्स टू W की जगह V इंटू Q अपॉन T हम रख दें, और Q अपॉन T तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। चार्ज अपॉन टाइम हम किसे बोलते हैं? करंट को। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज इंटू टाइम आपका होता है पावर। ये तो बहुत नई चीज़ देखने को मिली है भाई। तो यहाँ पे आप इसको लिख लोगे, पावर का हमको एक फॉर्मूला मिल चुका है V इंटू I, समझ गए। अब हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे आपका, मतलब ओम्स लॉ इसमें लगा के देखते हैं। V की जगह हम देखो V को हम IR लिख सकते हैं और I को हम V अपॉन R लिख सकते हैं। इन दोनों को हम इसमें रखेंगे एक एक बारी से। तो फर्स्ट फार्मूला तो ये हो गया। सेकंड फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P इज इक्वल्स टू V की जगह हम लिखेंगे IR। तो I इसको हम लिख देंगे I स्क्वायर R। तो P का दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। अब हम P की जगह I की जगह हम रखेंगे V अपॉन R। तो V इंटू V अपॉन R, यानी कि V स्क्वायर अपॉन R, ये हो जाएगा इसका तीसरा फार्मूला। समझ में आ गया? देखो हमने एक बार तो V की जगह IR रखा, तो V की जगह IR रखा और I को उठा के रख दिया तो I स्क्वायर R हो गया। एक बार हमने I की जगह V अपॉन R रखा, तो V की जगह V रख दिया और I की जगह V अपॉन R रख दिया, तो V स्क्वायर R हो गया। तो यहाँ पे ये तीसरा फार्मूला हो जाता है पावर का। तो पावर के कितने फार्मूले हो गए आपके? P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R। अब आप एक चीज़ पढ़ के आए हो, P इज इक्वल्स टू E बाई T। तो E क्या हो जाएगा? P इंटू T। तो E इज इक्वल्स टू P इंटू T हो जाएगा। तो पावर में जब हम टाइम को इंटू कर देते हैं तो वो आपका एनर्जी निकल जाता है। तो पावर में जब तीनों में T का इंटू कर देंगे तो क्या ये एनर्जी बना लेगा? यस। तो यहाँ पे पावर नहीं, अब एनर्जी के फॉर्मूले बन चुके हैं जब हमने इनमें T का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके तीन फार्मूले ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी के निकल आते हैं। किसके तीन फार्मूले से? आपके पावर के फार्मूले यूज़ करके। एनर्जी की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है जूल्स पर सेकंड, और जब बड़ी यूनिट में हम उसको निकालते हैं तो हम उसको लेते हैं किलोवाट पर आर। किलोवाट पर आर हम एनर्जी की यूनिट लेते हैं, और वैसे हम उसकी कैलोरी एक यूनिट भी उसकी होती है। यहाँ पे आपका एनर्जी, जूल्स लॉ, पावर और आपका आगे के जो इलेक्ट्रिक करंट थे, ओम्स लॉ था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टिविटी था, पोटेंशियल डिफरेंस था, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर कोई भी आपका टॉपिक यहाँ पे रह रहा है तो आप मुझसे उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे और उसमें काफ़ी सारे मैं थ्योरी क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगी। उसके आंसर आप मुझे ज़रूर करिएगा। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा, और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।